इस चैप्टर में 3 शब्द है, मुद्रा, बचत और साख, ठीक है ना। तो आप ये बताइए मुद्रा का मतलब क्या होता है, क्या मुद्रा से क्या समझते हैं? मुद्रा का उपयोग बता दीजिए। किसी वस्तु खरीदने में, हाँ, या फिर नॉर्मल भाषा में हम अपने भारतीय रुपया को क्या कहते हैं? अपनी मुद्रा कहते हैं। हर देश की अपनी अपनी अलग मुद्रा है। तो बताइए अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर। ठीक है, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की मुद्रा का नाम ये, बैठ जाइए, हो गया। देखिए किसी मुद्रा को, सुनो यहाँ पे, किसी मुद्रा को तब तक हम उस देश की मुद्रा मानते हैं जब तक वो सरकार मानती है कि यह हमारी मुद्रा है। इसको कहा जाता है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर। जिस दिन सरकार बोल दी कि हम अपनी मुद्रा को मानते नहीं है, उस दिन सारा मुद्रा किसी काम का नहीं है। यदि सारा वैलिडिटी उस सरकार का है। सरकार जब तक कहे कि हम 500 का नोट मानते हैं कि 500 का नोट चलेगा, तब तक 500 का नोट चलेगा। जिस दिन सरकार बोल दिया कि हम 500 के नोट को लीगल टेंडर नहीं मानते हैं, यानी हम अब इसको सरकारी अधिकार नहीं है, उस दिन से 500 नोट की कोई वैल्यू नहीं है। समझ गए ना। जैसे कि नोटबंदी हुआ था, उसमें सरकार ने क्या कहा था कि हम अब किसी भी मुद्रा को लीगल टेंडर नहीं मानते हैं, यानी कि 100 से ऊपर वाला जो, यही ना था कि 100 से ऊपर वाला जो मुद्रा है, भूल गया मैंने कोई, यानी कि जो मुद्रा सरकार ने बोला था कि अब इसको लीगल टेंडर नहीं है, यानी 500, 1000 की रुपया का जो भी नोट होगा आपके पास, ये किसी काम का नहीं है ना। यानी सरकार को उसी बात है कि नोटबंदी या लीगल टेंडर सरकार नहीं मानती है। और जब सरकार मानेगी कि लीगल टेंडर है, यानी कि आपकी मुद्रा आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सब सरकार पे डिपेंडेंट है। सरकार मानेगी तब चलेगा, सरकार नहीं मानेगी तो नहीं चलेगा। हाँ, अब दूसरा शब्द है हमारा बचत। तो ठीक है, तुम करो सत्यम, बचत का मतलब क्या समझते हो? बचत का मतलब केवल ये, हाँ, तो उसी को पैसे का बचत ही करना है इसमें। यानी कि हम जितना कमाते हैं उसमें से खर्च करने के बाद जो हम बचा के रख ले, उसको क्या कहते हैं? बचत। ठीक है, बैठ जाइए। आई मीन आप बचत का उपयोग क्यों करते हैं? हम बचत करते क्यों हैं? हाँ, आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं? बचत का करते हैं। क्योंकि उस बचत करने से आप पैसा कमाएंगे, उस बचत का उपयोग करेगा, तब मान लीजिए पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए खर्चा, मेडिकल के लिए खर्चा, या फिर अपने नया कोई जमीन खरीदेंगे उसके लिए खर्चा। तो इसको क्या, इसको निवेश कहते हैं। वो ऐसा चीज जहां पर पैसा खर्चा करे और पैसा की प्राप्ति हो, तो उसको निवेश के रूप में माना जाता है। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी कहेंगे ना बेकार में पैसा खर्चा कर दिए इतना, लेकिन ये पैसा खर्चा आपके लिए जरूरी है, इतना करना चाहिए। क्योंकि इससे होगा कि आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा दुनिया को समझेंगे, जानकारी रखेंगे, कुछ न्यूज मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए ये जो पैसा खर्चा है, ये आपको जीवन में रिटर्न देगा। मान ली हमने पैसा खर्चा के तौर पे है, जो आपको यानी कि बहुत दूर के बाद, यानी बहुत दिनों के बाद क्या करेगा, आपको उसका रिटर्न देगा। समझ गए? अगला है साख। साख का मतलब, तुम साथ खड़े हो जाओ, साख का मतलब बता। साख का मतलब क्या? खड़े हो जाना, नहीं याद है? ठीक है, तुमको भी नहीं याद है साख का मतलब? और इधर किसको याद है? ठीक है, तुम खड़ा हो जाओ। साख का मतलब बताइए। हाँ हाँ, यानी कि नॉर्मल भाषा में हम इज्जत को क्या कहते हैं? साख कहते हैं। बैठ जाइए। इसी को क्रेडिट भी बोलते हैं, यानी क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड वही होता है, आपको क्या बोलते हैं? क्रेडिट कार्ड मिलता है, जिसमें पहले पैसा खर्चा कीजिए, बाद में पेमेंट कीजिए। यानी कि आपको आपका कमिट, यानी कि बैंक मानता है, सुनिए, बैंक मानता है कि आपकी साख बढ़िया है, तब आपको क्रेडिट कार्ड देता है। यानी कि वो जानता है कि आप पैसा जो लेते हैं वो पैसा चुका देते हैं। जिस दिन उसको पता चलता है कि आप पैसा ले रहे हैं लेकिन चुका नहीं रहे हैं, तो उस दिन आपकी साख क्या हुई? खराब हो गई। अब अगली बार से आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये ऐसे आपके दोस्तों में, जीवन में भी होता है कि आप अपने दोस्त से पैसा मांगे और पैसा वो भी आपको दे भी दिया, लेकिन आपने उसका पैसा टाइम पर नहीं चुकाया, तो फिर जब अगली बार पैसा मांग जाइएगा तो पैसा नहीं देगा।
क्यों? क्योंकि आपने अपनी साख खराब कर ली है। आपने ये नहीं कि आपका दोस्त नहीं है, वो दोस्त भी है, सब कुछ है, बढ़िया व्यवहार भी है, लेकिन आपने अपनी साख खराब कर ली है। क्योंकि आपने अपने जो वचन दिया था कि हम तुम्हारे को पैसा 5 दिन में दे देंगे, तो पैसा आपने 5 दिन में नहीं दिया है। तो इसीलिए जब भी अपने दोस्तों को साख बनाना हो तो जिससे जितना पैसा लीजिए उसका पैसा टाइम पर चुका दीजिए, ठीक है ना। इससे आपकी साख क्या होती है? अच्छी होती है। अब मान लीजिए ये भी है, हमारी साख कैसे है, मान लीजिए हम टाइम पर आते हैं, अगर मान लीजिए हम कभी यानी कि 7 बजे क्लास है ना, हम कभी 7:30 में आए, कभी 7:45 में आए, तो हमारी साख क्या हो गई? खराब हो गई। तो आपके मन में निगेटिव विचार हो गया कि सर जी टाइम वाले नहीं है, बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं, टाइम पर नहीं आते हैं, है कि नहीं? लेकिन हमने कहा कि हम बिल्कुल टाइम पर 7 बजे क्लास शुरू हो जाएगा, तो आपके अंदर साख है ना कि सर 7 बजे क्लास मतलब शुरू हो जाएगा, और साख अच्छा है। तो यही चीज होता है कि जीवन में साख बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बड़े लोग हैं ना, जैसे पावरफुल लोग हैं, उनके लिए यानी नरेंद्र मोदी के लिए, मुकेश अंबानी के लिए क्या होता है, बड़े लोगों के लिए, पावरफुल लोगों के लिए उनका साख होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। गरीब लोगों के लिए हो सकता है कि हमारे पास साख की कोई, हमारी इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो बड़े पावरफुल लोग हैं, मुकेश अंबानी या फिर राहुल गांधी, ये लोग, इन सब के लिए उनका साख होना, इमेज होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। वो अपना साख कभी खराब नहीं होना चाहते, यानी कि जो बोल दिए वो उस पर डटे रहेंगे। यही साख के कारण ही आज नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, और उनको कोई मतलब जिताने के उनके खिलाफ कोई लड़ना बहुत ही बड़ी बात होती है। यानी उनका साख क्या है? बहुत मजबूत है कि जो बात हम बोल दिए वो समझिए होगा, ठीक है ना। यही होता है साख, समझ गए। जिस दिन वो बोले कि हम चाहते हैं कि ये काम करे लेकिन काम नहीं हुआ, तो उनकी साख क्या हो गई? खराब हो गई। तो जीवन में साख कभी खराब नहीं होना देना है, ठीक है ना, किसी को भी। अपना भी जीवन में, अपने दोस्त के सामने, माँ बाप के सामने, कहीं भी अपना साख खराब नहीं होने देना। हमेशा साख को क्या करना है? बढ़िया बना के रखना है। हाँ, मजदूर मजबूत। अच्छा, कल बताए थे आपको ये, सुनिए, कमीन भारत में, हाँ वही है, क्वेश्चन नहीं है, समझ ले। कल बताए थे इसको कि भारत में साख को नियंत्रित करने के लिए, यानी इसके रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? उस रिकॉर्ड का नाम क्या है? यानी कि भारत में आपका साख कैसा है, बैंकों के सामने या फिर दुनिया में कहीं और पैसा लेने जाइएगा, तो उसको, इसको एक स्केल बता रहे ना, एक स्केल है जो इसको रिकॉर्ड रखता है आपका। सिबिल स्कोर, ये बताया ना कल आपको कि आपकी साख कैसी है, ये सिबिल स्कोर बताएगा। अगर सिबिल स्कोर आपका हाई हो तो साख आपकी बढ़िया है, और सिबिल स्कोर कम हो तो आपकी साख खराब है। ऐसे होता है सिबिल स्कोर, इसमें दिखाता है, गूगल में दिखाते हैं आपको। अब होगा, चलेगा, नहीं नहीं हो जाएगा। हाँ, कम इन स्कोर, देखिए क्रेडिट मतलब साख आपका, ठीक है ना, यही होता है सिबिल स्कोर। ये भारत सरकार ने अपनी एक संस्था बनाई है, वो संस्था सभी लोगों की, सुनिए, भारत सरकार की एक संस्था है, वो सभी लोगों का क्या करती है? साख रखती है। जब भी आप पैसा लीजिएगा, आप उसका पैसा टाइम पे चुका दीजिए, तो आपका साख ये जो मीटर है ये आगे बढ़ जाएगा। यानी कि उसके बाद कभी भी पैसा लेने जाइएगा, क्रेडिट कार्ड लेने जाइएगा, जितना का 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़, जितना करोड़ का चाहिए आपको उतना मिल जाएगा। लेकिन आपने पैसा लिया और ये टाइम पर पैसा नहीं चुकाया, तो ये क्रेडिट स्कोर जो है ना, ये इधर जाना शुरू हो जाएगा। ये दिखाई पड़ता है, सबका दिखाई पड़ता है। आप जब पैन कार्ड बनेगा ना, तो पैन कार्ड जाइएगा इस सिबिल स्कोर पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, फोन पे में मिल जाएगा, कहीं भी फोन पे, गूगल पे, सब जगह दिखाता है कि अपना सिबिल स्कोर जांच कीजिए। तो अपना आई कार्ड, अपना फोन, हाँ, पैन कार्ड का नंबर डालिए और उसको ओके कर दीजिए, और उसके फोन पे में, फोन पे, गूगल पे, वहां पे दिखाएगा गेट योर सिबिल स्कोर, उस पे दाबिएगा ना, तो आपको बताएगा कि आपका सिबिल स्कोर कितना है,
ठीक है, हमारा अभी लो है क्योंकि हमने पेमेंट लिया था, अभी चुकाया नहीं है, ठीक है। हाँ, अब बता देते फ्लिपकार्ट से लोन मिलता है, तो हमने लोन लिया था और उसका चुकाया नहीं थे, तो मेरा सिविल स्कोर लो हो गया है। तब उसको हम, आप देखिए, फिर उसको हम पैसा चुका देंगे तो फिर हाई हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये होता है कि अगर मान लीजिए अगली बार जीवन में हम कभी भी लोन देने जाएंगे ना, तो उस बैंक को पता चल जाएगा कि इसने व्यक्ति ने पैसा लिया था, इस व्यक्ति ने पैसा नहीं चुकाया था, ठीक है ना। बैंक इसका रिकॉर्ड जीवन भर रखेगा, यानी जब तक हम जिंदा है तब तक। समझ गए आप लोग? तो क्रेडिट स्कोर कभी खराब नहीं होना है। हाँ बोलिए, क्या कोई सवाल है? कर देंगे, कर रहे हैं जमा। अब लास्ट में आया है तो छोड़ दीजिए। अब क्या है स्टूडेंट, ये वाला, ये क्रेडिट स्कोर है, यानी साख है आपकी। जो भी बैंक है या फिर लोन वाली संस्था है, जब भी लोन लेने जाइएगा ना तो जरूर पूछेगा कि अपना पैन कार्ड दीजिए, उसका अपना क्रेडिट सिविल स्कोर बताइए कितना है आपका। या फिर जब भी आप ऑनलाइन लोन लीजिएगा, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे लोन मिलता है, फ्लिपकार्ट पे लोन मिलता है, कोई सामान खरीदे हैं फ्लिपकार्ट पर, जिसमें दो ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है पे लेटर, ठीक है, एक होता है EMI ऑप्शन। ये ऑप्शन तभी मिलता है जब आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया हो, ठीक है ना। जिस दिन क्रेडिट स्कोर आपका खराब होगा ना, तो ये दोनों ऑप्शन आपके फ्लिपकार्ट में, अमेजन में दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको नहीं मिलेगा। समझ गए? तो अपना जब फ्लिपकार्ट बनाइए, उसमें अपना सारा डिटेल्स डालिए, तो आपको 50 लाख 1 लाख का लोन मिल जाता है इसमें, पे लेटर में, कि 1 लाख का सामान खरीदिए और 2 महीने बाद या फिर 1 महीने बाद उसका पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया है। 10 लाख हो गया, हाँ 10 लाख हो गया, सॉरी 10 लाख हो गया। और जिस दिन आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा तो उसके बाद आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको कुछ नहीं समझना है आपके, यानी सम्मान के तौर पर इज्जत समझ लीजिए अपना। हाँ, समझ में आ गया। अच्छा, ये वस्तु, कल वस्तु विनिमय प्रणाली हम लोग समझे थे कि वस्तुओं का आदान प्रदान क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि हम वही बर्फ दिए और, यानी मक्का दिए और बर्फ ले लिए, समझ गए ना। अब इसका काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको एक सवाल लिख लीजिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां क्या क्या है। बाकी मतलब आपको यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं आपके लिए, ठीक है। पहला है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हम आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, इसका मतलब यह है कि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है। मान लीजिए हमें चाहिए अभी नहीं, हम अभी है और हमें चाहिए अभी मुजफ्फरपुर की लीची, ठीक है। हमें क्या चाहिए, मुजफ्फरपुर की लीची। तो जब मान लीजिए हो गया, हमें चाहिए मुजफ्फरपुर की लीची। अब मुजफ्फरपुर लीची तो यहाँ तो नहीं मिलेगी। अब हमको, और हमारे पास है चावल, ठीक है, धान है। अब हमको धान लेके जाना पड़ेगा मुजफ्फरपुर, और फिर वहां से लीची खरीद के फिर लेकर आना पड़ेगा। तो दूसरा बात, ये ले जाने में कितना खर्चा हो गया मेरा, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमारे पास वही पैसा होता तो हम ऑनलाइन भी मंगा सकते थे, या फिर किसी को बोल देते वहां पे कि हम पैसा डालते हैं तुम्हारे अकाउंट में और तुम लीची लेकर चले आना। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में यही है कि हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए उतनी दूर तक जाना और फिर आना और फिर वस्तु को ले जाना, फिर वस्तु को लाना, ये बड़ी कठिनाई का काम है कि नहीं। ये समस्या हो जाएगी, यानी कि जितना का सामान है उसे ज्यादा का झुंझुना, ऐसा कहते हैं ना। आप तो समझ गए। हाँ, ऐसे कहा था कि जितना का बहुगा नहीं उतना का झुंझुना हो गया। हाँ ठीक है, अब हाँ हो गया। अब 2 नंबर, मूल्य के समान मापन का अभाव।
यानी मूल्य का समान मापन। अब मान लीजिए हमारा धान क रुपए किलो है, इसे कौन गारंटी है? अभी मान लीजिए हम 10 रुपए किलो बेचे, वहां को बोले कि नहीं हम 8 रुपए किलो लेंगे, तब हम क्या करेंगे? कोई तो गारंटी नहीं है। तो यही है कि मूल्य के मापन का अभाव है। हमारा मूल्य क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मान लिया 10 रुपया यहाँ दिए तो वहां जाकर 8 रुपया थोड़ी हो जाएगा, वहां भी 10 रुपया होगा, ठीक है ना। तो यही मुद्रा में हमको फायदा है कि हम जितनी कीमत यहाँ पर है उतनी कीमत क्या भी रहेगी, वहां भी रहेगी। यानी पूरी इंडिया में कहीं भी जाएंगे कीमत क्या होगी? बराबर। वही है, कीमत समान होगी। 10 रुपए का जो सामान खरीदते हैं बिहार में खरीदे अपने घर पे तो उतना ही, और आप तो दिल्ली जाए तो 10 रुपए का कीमत 10 रुपया ना है। कोई थोड़े बोलेगा 10 रुपया अब 8 रुपया में खरीदा जाएगा, नहीं ना। वही बात। अगला है, सुनिए 3 नंबर, मूल्य संचय का अभाव। संचय का मतलब होता है ढेर करना, पैसे रखना अपने पास। जैसे आप अपने घर में पैसे रखते होंगे, आप गुलिया में या फिर 1000-2000 जो भी रुपए रखे, लेकिन आप सुनिए, लेकिन हाँ उसको भी अनाज। देखिए पहले के टाइम में वैसा ही होता था, जो हम अब खुद लेके जाए बैलगाड़ी में ले, उसका खर्चा तो हम ही ना देंगे, क्योंकि सामान खरीदने हम गए हैं। नहीं, अनाज ही मिलता था। वस्तु विनिमय पर पैसा कहीं नहीं मिल रहा, पैसा है ही नहीं। आगे सुनिए, ये जो जहाँ यहाँ पर है वस्तु विनिमय प्रणाली में पैसा नहीं है, यहाँ पे मुद्रा का कोई बात नहीं है। मुद्रा तब होती है, सुनिए, मुद्रा तब होती है जब कोई संस्था कितना पीटेंगे तुमको, समझ गई ना। सुनिए, अब भाई सत्यम खड़ा हो जाए, यहाँ देखो। अगला 3 नंबर है हमारा, मूल संचय का अभाव। यानी कि हम किसी वस्तु का संचय नहीं कर सकते हैं। हमारे पास धान है, गेहूं है, मक्का है, या जो भी कुछ है, चावल है, यानी और उसका सब्जी है, हम इसका संचय नहीं कर सकते। अब जब हमारे पास इतना घर होना चाहिए ना, और फिर उसको रखने के लिए साल भर, 2 साल, 3 साल उतना सुविधा नहीं होगा। सब्जी सड़ जाएगा, सब्जी खत्म हो जाएगा, टमाटर खत्म हो जाएगा, या फिर गेहूं भी घुना जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसका कीमत खत्म हो गया। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में समस्या थी कि हम किसी वस्तु का संचय नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर हमारे पास मुद्रा हो तो हम पूरा भर के रखे, पेटी में रखे, कहीं रख दे, सुरक्षित रहेगा ना। 5 साल बाद भी निकालेगा तो क्या है, सही है, वही है। अगला है स्व-विभाजन का अभाव। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है, इसका विभाजन हम नहीं कर सकते, एक बार ही बेचेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये है कि हमारे पास लौकी है, ठीक है, अब बहुत इतना बड़ा लौकी है, हमको बेचना है, तो ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं मिलेगा जो इतना बड़ा लौकी खरीद के ले जाए, है कि नहीं? नहीं मिलेगा। तो एक व्यक्ति के पास, सुनिए, यानी कि एक व्यक्ति को हम नहीं बेच सकते, ठीक है ना। तो यही होता है कि अब उसको हमको सुनो, हमें उसके लिए बहुत सारे लोगों को खोजना पड़ेगा कि आप भी 2 किलो ले लीजिए, कोई 3 किलो ले लीजिए, जिससे कि वो हमारा सामान क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये भी एक समस्या है कि नहीं, कि हमको 5 आदमी को खोजना पड़ रहा है। हाँ, जैसे कि सही बात है, खोसी बनाने के लिए 5 आदमी को खोजना पड़ता है कि आप अकेले खा जाएगा 10 किलो का खोसी। सुनिए, हो गया। अगला है भविष्य के भुगतान की कठिनाइयां। यानी भविष्य में हम मान लिया हमने किसी से लोन लिया, ठीक है ना, मुद्रा लिया लोन,
पैसा लिया, पैसा तो है ही नहीं इसमें। हमने किसी कहा कि आप अपनी गाय दे दीजिए, ठीक है, उसने अपनी गाय दी, हम कहा 2 साल बाद अपनी गाय लौटा देंगे, हमने उसका 2 साल बाद उसका गाय भी लौटा दिया, तो उसको तो कोई यानी कि उसको कोई मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन हम उसका गाय को दूध दिए तो हमको तो मुनाफा हो गया ना। तो इसमें है कि भविष्य में भुगतान में बहुत कठिनाइयां है, लेकिन पैसे का भुगतान है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 2000 दिए, 5 साल बाद 2000 का रुपया ले लिए, या फिर दूसरा हम उसका ब्याज ले लिए, तो काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत कठिनाई है कि भविष्य में हम इसका पेमेंट कैसे करेंगे ये कोई निर्धारित नहीं है। या फिर मान लीजिए हमने कोई आपसे 5 किलो अनाज लिया, अब हो सकता है कि उस अनाज का कीमत कहीं ज्यादा हो जाए तो हमको घाटा हो गया, अब कम हो जाए तो आपको घाटा हो गया, हुआ कि नहीं। मान लीजिए कोई वस्तु हम अनाज लिया, आपको 10 रुपए किलो है, आलू खरीदे आपके घर से, हम बोले कि 5 साल बाद आपका आलू हम दे देंगे 10 किलो। हम जब आपको आलू देने गए हम आपको 10 किलो 10 रुपए के हिसाब से, तो उस वक्त के टाइम में 5 साल बाद उस आलू की कीमत 2 रुपए किलो है, तो आपको तो घाटा लग गया कि नहीं। क्योंकि जिस दिन आप हमको आलू दिए थे उस दिन तो 10 रुपए किलो था ना, हम जिस दिन दे रहे हैं उस दिन 2 रुपए किलो है, तो आपको तो घाटा लग गया। मान लीजिए किसी दिन किलो हमको आलू कितना हो गया, 20 रुपए किलो हो गया, और तब हम हमको 10 किलो आलू दे रहे हैं, तब तो हमको घाटा हो गया है कि नहीं, नफा घाटा हो गया। तो लेकिन आप अगर पैसा होगा हमारे पास तो 10 रुपया दीजिए, हम 10 रुपया दे देंगे आपको, तो इसमें ना आपको घाटा हुआ ना हमको घाटा हुआ, समझ गए। यही चीज यहाँ पे लिखा है कि भविष्य के भुगतान की क्या है, कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। पैसा को आसानी से हम ले सकते हैं, उसको कहीं और खर्चा कर सकते हैं, लेकिन बाकी वस्तु को दोबारा बेचना तिबारा बेचना ये बहुत समस्या वाली बात है। यही है मूल हस्तांतरण, यानी कि पैसे का लेन देन, अपने वस्तुओं का लेन देन करना बड़ा मुश्किल काम है। एक बात और सुनिए, जब हमारे देश में यानी प्राचीन काल का अगर हम इतिहास में बात करें, इस पैसे का इतिहास देखिएगा, सुनो पीछे, अगर हम आपको पैसे का इतिहास बताएं कि पैसा कहां से शुरू हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था, हाँ बोलिए, प्राचीन काल के, सुनिए, प्राचीन काल के फिल्मों देखते होंगे 70-80 के, उसमें देखिए कुछ कौड़ी होता था, कौड़ी खरीद के कोई सामान मिलता था। पैसे का इतिहास बताते हैं, प्राचीन काल में जब हमारे पास कुछ नहीं था तो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, लेकिन ये कितना दिन चलेगा, इसका भी तो एक लिमिट है ना। जब कोई संस्था बनती है, देश बनता है, राज्य बनता है, जैसे कि हमारे देश में पहले हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि पहले सभ्यता, उस वक्त के टाइम में व्यापार होता था, तो उस वक्त के टाइम में पहले तो व्यापार होता था अपने वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तु को बेचे और उससे कोई वस्तु खरीद लिए। अगर आपको ये देखना हो कि वस्तु विनिमय प्रणाली, तो मोहनजोदड़ो नाम का एक मूवी बना है, ठीक है ना, उस मूवी में दिखाया गया है, ठीक है ना। तो सामान बेचने जाता है और सामान साल भर की वस्तु क्या करता है, खरीद के लाता है। सुनिए उसके, सिंधु घाटी सभ्यता में जगहों का नाम था, मोहनजोदड़ो शहर का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहनजोदड़ो, लोथल, हाँ, तो उसी जगह के नाम पे मोहनजोदड़ो मूवी बना है। आगे देखिए, आगे देखिए, इसके बाद आया वैदिक युग, इसके बाद आया जनपद काल। यहीं पे जनपद में बना था मगध साम्राज्य, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं। सुनिए, यहां सुनो, पहले था सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, तो यहाँ पे वस्तुओं का जो व्यापार होता था, ये वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार होता था, ठीक है। उस चंद्रगुप्त मौर्य ने, मगध साम्राज्य पहले से था, ठीक है ना, लेकिन मगध साम्राज्य का नाम इतना कैसे फ्लरिश हुआ, अखंड भारत का, जिसको कहता है पूरी दुनिया में कब्जा कर लेना, यानी भारत का पूरा क्षेत्र बना लेना,
इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था। चाणक्य यानी कि उसके गुरु थे चाणक्य, उन्होंने उसको बताया था कि आप कैसे कैसे काम करके यहाँ के राजा को हटा देंगे, क्योंकि राजा उतना अच्छा नहीं है। और चंद्रगुप्त बोला कि हम अब पूरे भारत को एक करके और पूरे भारत का एक साम्राज्य बनाएंगे, एक राजा, एक कानून, एक प्रकार की व्यवस्था, एक प्रकार के सारे काम, यानी सब कुछ एक जैसा। उसको बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद अशोक है, उसका पोता हुआ अशोक, उसने भी बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। बिंदुसार का कोई काम ही नहीं उतना, इसलिए उसका नाम नहीं है। जो काम किया है उसी के लिए उसका नाम है। तो इन लोगों ने जो समाज यानी जो पैसा चलाया ना, उस पैसे का नाम है पंचमार्क क्वाइन। सबसे पहले जो पैसा बना था मुद्रा, उस मुद्रा का नाम था पंचमार्क। ठीक है, जो सबसे पहला पैसा बना जिसको हम मुद्रा से यानी सामान कोई खरीद सकते थे और फिर सामान हमको पैसा मिल जाता उसके, यानी कि हम धान बेचे और हमको पैसा मिला, उस पैसे का नाम था पंचमार्क। ये बना था अखंड भारत जब बना था मगध साम्राज्य, उस टाइम में उसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, तो वहीं से पैसे की शुरुआत की। क्योंकि पैसा को चलाने के लिए पैसा तभी चलता है जब वो कोई बड़ा संस्था सरकार मानता है कि हम इसको मानते हैं कि यह हमारा पैसा है। बता थे ना कि भारत सरकार मानेगी तब ना, बिहार सरकार का पैसा नहीं चला सकती है। भारत सरकार माने कि हम मानते हैं कि यह हमारा पैसा है, आप हमारे क्षेत्र में कहीं भी किसी वस्तु का सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जब मगध साम्राज्य पूरा बड़ा साम्राज्य बन गया था भारत में, तो उसने कहा कि आज से हम अपना पैसा लॉन्च करते हैं और इसके बाद इस पैसे का उपयोग करके आप पूरे मगध साम्राज्य में किसी भी वस्तु को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, इसको रख सकते हैं, जिससे कि व्यापार करने में क्या हो गई, आसानी हो गई। तो उस क्वाइन का नाम था पंचमार्क क्वाइन। ठीक है, अब उसके बाद बहुत सारे लागे, उसके बाद हमने सोना का खोज के, आप देखिए कहीं कहीं सोने का पैसा मिलता, सोने का क्वाइन, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का, बहुत सारे सिक्के। और उसके बाद यदि अंग्रेज आए तो उन्होंने भी सिक्के चलवाए, तो उन्होंने, और सिक्के पे फोटो भी बनता था। अभी तो भारत सरकार का लोगो लगता है, उस पे भारत सरकार का फोटो बनता है, लोगो बनता है, एक शेर का मुंह होता है सिक्के पे। ठीक है ना, और उसके बाद जो पेज वाला सिक्का होता है जिसपे पन्ना वाला, उसपे गांधी जी का फोटो, यानी सरकार की अपनी मर्जी है किसका फोटो छापना है, उसका फोटो छाप सकता है। हाँ, सरकार की मर्जी है। देखिए, तो पहला सिक्का जो बना था उसका नाम क्या था, पंचमार्क। ये मगध साम्राज्य द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है ना, भारत में, उसी को अखंड भारत के तौर पे कहा जाता है। और सिक्के को चलाने के लिए सबसे पहली है कि सिक्का उसी का चलता है जिसका पावर होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि उसको दम होना चाहिए चलाने के लिए। जैसे कि आपको बोलते हैं हम कि अमेरिका दुनिया का बॉस है, उसका डॉलर चलता है, तो डॉलर, अमेरिका इतना पावरफुल देश है, दुनिया में कब्जा है, तब ना उसका पैसा दुनिया में चलता है। यानी कि पहले पैसा चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास यानी कि पावर होना चाहिए, यानी कि आपके इतना पावरफुल हो कि आपकी बात को कोई काटे नहीं, आप जिस चीज को चाहे उसको चीजों बदल सके, कर सके, तो अब आपकी बातों को लोग मानेंगे, आपका सिक्का चलेगा। इसी को कहते हैं सिक्का चलता है हमारा, समझ गए। हाँ, तो भारत भी सुनिए, एक लाइन और सुनिए, भारत भी चाहता है कि हमारा सिक्का दुनिया में चले, तो इसके लिए सरकार काम कर रही है। ठीक है ना, हमने अब व्यापार करना अपनी मुद्रा में यानी भारतीय रुपया में किसी सामान को खरीदना और किसी सामान को बेचना शुरू कर दिया है। अब एक सुनिए, एक लाइन लिखा है, मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये आपको लगता है कि नहीं, मुद्रा का आपको लगता है क्या, आपको लग सकता है कि ये बात सही लिखा है, सही है कि नहीं, सही लग रहा है ना। देखिए, हम पे विश्वास वाली कोई बात नहीं है, पढ़ाई हमारी बात पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो चीज हम बता रहे हैं, अगर हम फैक्ट के साथ बता रहे हैं कि हाँ ये चीज आपको लगता है कि सही है, तब उसको मानिए सही है। कोई भी चीज को जीवन में कोई भी काम हो, आपको लगता है, आपका मन बोल रहा है कि हाँ ये चीज सही लगता है, तब उसको बोलिए सही है। या फिर हम उसको एविडेंस दे आपको कि हाँ देखिए यहाँ पे एविडेंस है, तब उसको सही माने। किसी के बात को ऐसे ही सही नहीं मानना है। ठीक है, हमारी ही बात को ऐसे सही नहीं मानना है। जब हम कुछ दिखाए कि हाँ यहाँ पे लिखा है, तब उस बात को बोलिए, तब क्या होगा, तब वो सही है। हमारी बात को भी बिल्कुल मानना कोई बात सही बात नहीं है। हो सकता है कि हम कोई गलत शब्द बोल दें, तो हम अगर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है, तो उसका मतलब क्या है, वो चीज सही है। ठीक है, या फिर हो सकता है हम जो भी बात बोलेंगे वो कहीं सोच समझ के ही बोलेंगे, इसलिए हमारी बात को भी मानना क्या होगा, सही होगा। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि जीवन में किसी और की बात कि बोले कि ये काम ऐसे हो गया, ये काम ऐसे हो गया, या भी नरेंद्र मोदी ने ऐसे कर दिया, महात्मा गांधी ने ऐसे कर दिया, उसकी बात को पूछे कि ठीक है तुमको पता है ना कि महात्मा गांधी ने ऐसे काम किया, नरेंद्र मोदी ऐसे काम किया, तुम उसको न्यूज दिखाओ, कहीं पे कटिंग होगा ना न्यूज में, गूगल कर ही सकते हैं, किताब में कहीं लिखा हो तो वो किताब दिखाओ,
तब ना मानेंगे बात को। केवल किसी की कही हुई बात को नहीं मानना है, उसे पूछना है कि जो तुम बात बोल रहे हो उस बात का कहीं तथ्य होगा, किताब में कहीं लिखा होगा तो उस किताब को दिखाओ। समझ गया ना? आप सवाल लिखिए। सवाल है मुद्रा के कार्य क्या है? मुद्रा के कार्य क्या है? क्वेश्चन, मुद्रा के कार्य क्या है? मुद्रा के कार्य क्या है? आंसर है मुद्रा के मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं। मुद्रा के कार्य क्या है? मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं। एक नंबर है विनिमय का माध्यम, सबसे ऊपर लिखा है, जूम करते हैं इसको। एक नंबर है विनिमय का, हाँ 2 नंबर है मूल्य का मापन। विनिमय का माध्यम, 2 नंबर मूल्य का मापन, 3 अच्छा मापक, हाँ 3 नंबर है विलंबित भुगतान का मान और मूल्य का संचय। हाँ 4 गो हो गया। एक यहाँ पे लाइन शायरी के तौर पे लिखा है, इसको भी लिख लीजिए। मुद्रा के 4 कार्य महान, इसको लिखे वहीं पे, जो चीज लाइन में लिखा है उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। मुद्रा के 4 कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। जी लिखना है, बिल्कुल लिखना है, स्टार नहीं है। जब भी मुद्रा के कार्य आएगा उसमें इसको जरूर चिपका दीजिएगा, ठीक है? जिसे देखने में अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि बच्चा आराम से जानता है, बढ़िया है। हाँ हिंदी में लिखे, मुद्रा के 4 कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। माध्यम, ठीक है, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। इस चारों शब्द का मतलब जानते हैं ना? ऐसा नहीं है ना कोई इस चारों शब्द का मतलब ना जानता हो, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, एक बार हम बता देंगे फिर। माध्यम यह है कि वस्तुओं का विनिमय कर रहे हैं, मुद्रा है जो वस्तुओं को खरीदने बेचने में उपयोग हो रहा है, यानी माध्यम है बीच में का, कि हम आपको दिए और हम आपसे कोई सामान लिए तो हम आपको क्या दिए? पैसा दिए। तो मुद्रा क्या है? वो माध्यम हो गया जिससे हम किसी वस्तु को सामान खरीद रहे हैं और किसी वस्तु को प्राप्त कर रहे हैं। तो बीच में कौन सा चीज है जो वस्तु का आदान प्रदान कर रहा है? माध्यम है। अब मुद्रा किस रूप में हो गया? माध्यम के रूप में। अगला है मापन। मापन का मतलब वस्तु का कीमत कितना है? 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 2 लाख, ये क्या हो गया? मापन के तौर पे है। यानी कि मुद्रा एक मापन है कि वस्तु का कीमत कितना है, तो मुद्रा एक मापन के रूप में हो गया। संचय, मुद्रा को हम एकत्र करके रख सकते हैं अपने घर पे, तो उस क्या हो गया? संचय के रूप में इसको भी रख सकते हैं, खराब भी नहीं होगा। जैसा कि हम कोई सब्जी रख दे तो खराब हो गया, उसका कीमत भी खत्म हो गया, लेकिन पैसा कीमत भी कम नहीं हो रहा है, और दूसरा इसको रखने में भी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है भुगतान, यानी किसी से हम लोन लिए हैं, ब्याज लिए हैं, तो उसका पैसा का भुगतान भी क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये भी ऐसे भी हो सकता है कि हम अपने चावल खरीदे तो उसका हम भुगतान किस में रूप में कर रहे हैं? पैसे के रूप में। तो ये कि भुगतान के रूप में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। समझ गए? नहीं है तो यहाँ पे लाइन लिखा भी हुआ है, जाके घर पढ़िएगा।
देखिए मुद्रा, मुद्रा एक, सुनो, मुद्रा एक लीगल टेंडर है, यानी कि कानूनी माध्यम। विधि का मतलब होता है कानून, सरकार इसको मानती है ठप्पा, उसको कहता है लीगल टेंडर। ठीक है, एक स्टार में लिख लीजिए, स्टार लिख। मुद्रा विधिग्राह है, इसी को इंग्लिश में भी लिखेगा लीगल टेंडर। मुद्रा लीगल टेंडर है, यानी कि सरकार इस, हाँ, लीगल टेंडर है, सरकार इसको मान्यता देती है कि हम मानते हैं कि ये चीज है हमारे पास, हम इसके जिम्मेवार हैं, उसका मतलब होता है लीगल टेंडर है। और जिस दिन सरकार बोल दे कि हम अपनी मुद्रा का लीगल टेंडर हटाते हैं, तो उस दिन से उस मुद्रा का कोई वैल्यू नहीं है, अब वो रद्दी के कागज के बराबर है। ठीक है, हाँ, जिस दिन लीगल टेंडर है उसी दिन उसका काम है। सरकार कुछ भी कर सकती है, हाँ, सरकार बदल जाना चाहिए अब। प्लास्टिक मुद्रा का नाम लिखे, प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा का नाम लिखे। क्वेश्चन, प्लास्टिक मुद्रा का नाम लिखे। प्लास्टिक मुद्रा का नाम लिखे। तो दो मुद्रा है, पहला लिखिए डेबिट कार्ड, एक नंबर डेबिट कार्ड। हाँ, लिखा है कहाँ? हाँ, यही है, ये डेबिट कार्ड और दूसरा है क्रेडिट कार्ड। ये दो प्लास्टिक मुद्रा है, डेबिट कार्ड और 2 नंबर क्रेडिट कार्ड। और डेबिट कार्ड, और इन दोनों की परिभाषाएं लिखाई गई ना कि डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है और क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है। हाँ, हाँ, बचत क्या है? आय और व्यय, आय और व्यय, यानी कि पैसा आना, कमाना और पैसे को खर्चा करना। ठीक है, आय और व्यय, आय और व्यय के अंतर को, आय और व्यय के अंतर को बचत कहते हैं। हाँ, अंतर, सुनिए, अर्थ आगे सुनिए, आगे और लिखिए। अर्थात, अर्थात में लिखो आगे, अर्थात अपनी आय में, हाँ इसी में, अर्थात अपनी आय में कुल खर्च को, अपनी आय में कुल खर्च को घटा देने के बाद, अर्थात घटा देने के पश्चात जो शेष बचता है, पश्चात जो शेष बचता है, घटा देने के बाद जो शेष बचता है, घटा देने के बाद जो शेष बचता है वो बचत होता है, वह बचत होता है, वह बचत होता है। हाँ, हो गया। अगला सवाल, अब इसमें क्या समझना? 5, हम 100 रुपया कमाए, 50 रुपया खर्चा कर दिए, 50 रुपया बचा कर रखे, 50 रुपया बचत हो गया हमारा। क्यों 50 रुपया क्यों बचा कर रखे हैं हम? हाँ, क्या? अगला क्वेश्चन, साख क्या है? अब इसमें कहाँ कुछ लिखा है जो बुझाते हैं हम? कुछ लिखा है इसमें? कहाँ पे लिखा रहे हैं?
साख, साख क्या है? साख तो साख लिखा है। साख हो गया, आंसर लिखिए। साख क्या है? इसी को क्रेडिट क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रेडिट। आंसर लिखिए। साख का शाब्दिक अर्थ, साख का आंसर लिखिए। साख का, हाँ, साख का शाब्दिक अर्थ